Very good morning, guys. Warm welcome to the lectures of auditing and assurance. Auditing and assurance के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आज है एक्चुअल चैप्टर्स की बारी। We are going to discuss chapter number 1 today, nature, objective and scope of audit. बट ये चालू करने से पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग सिलेबस में कितने चैप्टर्स है। तो आपको बताना चाहूंगा टोटल 13 चैप्टर्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फॉर सीए इंटरमीडिएट। 13 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर बहुत इजी है, बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, और एक पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको झलक होनी चाहिए। पेपर पैटर्न कैसा होता है, व्हाट इज देयर इनसाइड द पेपर ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो आपको बताना चाहूंगा 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू ही आते हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स आते हैं 14 मार्क्स के। तो 30 प्लस 14 वो 7 ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, एक के 2 मार्क्स होते हैं, तो 44 मार्क्स वो हो गए। और 56 मार्क्स आता है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो आपको लिखने हैं। तो इन ऑल 44 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है और 56 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। एक बार लिख के दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ऑब्जेक्टिव 44 मार्क्स, 30 एमसीक्यू और 14 मार्क ट्रू एंड फॉल्स के, तो 44 हो गए। और बाकी बचे कितने, 56, वो सब्जेक्टिव है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? देखो, ये बताना बहुत अहम है कि पेपर कैसा आता है, ताकि आपको समझ में आए। अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पे भरपूर ध्यान देना है। इतना ध्यान देना है कि हर कॉन्सेप्ट रूह में उतर जाना चाहिए। इसीलिए मैं पूरा ऑडिट आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग रूह तक उतरे। तो ऑब्जेक्टिव तो आपके लिए टाइम पास हो जाए, बट एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव आता है 56 मार्क्स, यानी आपको एक्चुअल आंसर्स लिखने हैं। और आंसर लिखने के लिए समझना तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लर्निंग भी होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ऑडिट पूछे, लिमिटेशन पूछे, आपको समझ में सब कुछ आता है, अपनी भाषा नहीं थोड़ा बहुत ऑडिट लर्न भी होना चाहिए। तो वो भी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं खाली आपको समझाऊंगा नहीं, पूरा लर्न करवाऊंगा। दावे के साथ बोल रहा हूं, क्लास के अंदर ही लर्न हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो निश्चिंत रहिए, 100% आप आंसर कर सकते हो। सब्जेक्टिव में भी आपको सुप्रीम कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरा दावा है। क्लियर है? बस मुझे आपको यही बताना था, और कुछ तो मुझे बताना नहीं है। पेपर पैटर्न ऐसा है, 13 चैप्टर्स है। ओके, और हर एक चैप्टर हम ऑसम वे में पढ़ने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट वंडरफुल एंड इजी जर्नी ऑफ योर लाइफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आर यू क्लियर? वी हैव टॉक्ड अ लॉट। ओके, कि मैं ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसको स्कोरिंग बनाऊंगा, राइट? स्कोरिंग बनाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है ये डल है, ये ड्राई है, ये थियरी है। हम इसको लाइव इंटरेस्टिंग और पूरा प्रैक्टिकल बनाएंगे। काफी टीचर्स है जो खाली अच्छा समझाते हैं बट लर्न नहीं हो पाता। बहुत सारे टीचर्स लर्निंग में नंबर 1 है, समझा नहीं पाते। यूनिक कॉम्बो आपको दिखेगा इधर। लर्निंग पे तो पूरा फोकस होगा, समझने पे उससे भी ज्यादा फोकस होगा। दोनों जब मैच होगा तो एग्जामिशन की सीढ़ी जरूर पार होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल सब्जेक्ट। इट्स गोइंग टू चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स ऑडिट। आपका एक व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण जो है वो बदल जाएगा। आई होप आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है। ओके, आज चालू करते हैं पहला चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। सर चैप्टर का नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। देखिए, चैप्टर का मीनिंग समझिए। नेचर का मतलब हाउ ऑडिट इज, कैसा है भाई। ऑडिट के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑडिट का क्या रिलेशनशिप है बाकी सब्जेक्ट के साथ, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ऑडिट है कैसा, आर यू क्लियर? फीचर्स कैसे हैं ऑडिट के, टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने हैं, आर यू क्लियर? ये सब नेचर में है। वो इंसान का नेचर का मतलब क्या है, वो इंसान कैसा है, क्या खूबी है, एडवांटेज क्या, लिमिटेशन क्या, फीचर्स क्या। नेचर एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑडिट की। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है,
ऑब्जेक्टिव, वाई, क्यों भाई ऑडिट कर क्यों ना हूं, वाई एम आई डूइंग ऑडिट, क्या गवर्नमेंट ने बोला इसीलिए, वाई एम आई डूइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द रियल इंटेंशन बिहाइंड ऑडिट, ऑब्जेक्टिव आप पाना क्या चाहते हो ऑडिट से, स्कोप, हाउ मच, कौन सी गहराई में जाना है, आर यू क्लियर, क्या क्या चेक करना है भाई मुझे क्या कंपनी की हर चीज चेक करनी है, हाउ मच, आर यू क्लियर। तो आपको ये तीन शब्द अगर समझ में नहीं आते तो सब बहुत डिफिकल्ट है, ये तीन बेसिक शब्द तो हमें आने चाहिए, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। दोस्तों नेचर का मतलब हाउ ऑडिट इज, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव, व्हाई एम आई डूइंग, क्यों कर रहा हूं भाई, चाहिए क्या आपको ऑडिट से। और लास्ट है स्कोप, हाउ मच, कितना गहराई में जाना है। क्या चालू कर सकते हैं, यस सर, बिंदास चालू कीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो अब हम हमारी बुक में आते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतरीन समझ में आए। देखो क्या लिखा है, चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आपके पास ये बुक जरूर होगी, आप उधर लिख दीजिए नेचर का मतलब, नेचर का मतलब क्या होता है, लिखो उधर, हाउ ऑडिट इज, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ये सब लिख दो, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, व्हाई एम आई डूइंग, क्यों कर रहा हूं भाई ये मस्ती, व्हाई, व्हाट डू आई इंटेंड टू अचीव थ्रू ऑडिट, व्हाई, स्कोप, हाउ मच, क्या क्या चेक करूंगा और कितना करूंगा, हाउ मच, क्लियर है, ओके। सो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इज डन, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब अंदर आते हैं, क्या लिखा है, देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन है और कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट्स दिए हैं जो हम सब पढ़ेंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने क्या किया, देखो बहुत बार क्या होता है, आपको आंसर्स आते हैं बट आपको यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन में ये आंसर है, ये आपने एक आध अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो रियलाइज नहीं हुआ, और मैं होने भी नहीं दूंगा, बिकॉज हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, जो गलतियां हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आपको शायद आंसर आता है बट यही समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन का ये आंसर है, कारण आप खाली बुक ही पढ़ते हो और ये नहीं देखते कि कौन से फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। हम इधर क्या करेंगे, पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो मुझे पहले से पता है ये संभावित प्रश्न है जिसका ये आंसर श्योर शॉट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये आंसर ऐसा, देखिए इसीलिए दो प्रकार के क्वेश्चन है इधर, दोनों का आंसर एक ही है बट ये मुझे पता होना चाहिए कि ये आंसर के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, आर यू क्लियर, इसीलिए मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है जो एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर आते अक्टूबर में पूछा गया है, आरटीपी में 2020 तक पूरा अपडेटेड है, 5 सब सवाल लिए उसमें पूछा गया है और जिसका जवाब दिया है, क्लियर है। देखते हैं क्या लिखा है, audit is independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. When such an examination is done with a view of expressing an opinion thereon, ये तो definition उन्होंने ही दी है, explain clearly how a person conducting task should ensure that financial statement would not mislead anybody, समझाऊंगा टेंशन मत लो। और दूसरा सवाल क्या आ सकता है, पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, बराबर, हमें ध्यान रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना हो। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिट, मीनिंग पूछा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे, ठीक है समझेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑलरेडी हो चुकी है, आज वापिस एक बार डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अब ऑफिशियली बुक पढ़ रहे हैं। नेचर का मतलब मीनिंग क्या है ऑडिट का, भाई ऑडिट होता क्या है, देख ब्लू वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है, आर यू क्लियर, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, देखो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट इंसान ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना, ध्यान रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कितना हिस्ट्री दिखाया था, इतने फ्रॉड हुए, ऑडिट होने के बाद इतने हुए, सोचो ऑडिट नहीं होता तो चांस पे डांस मार ले,
ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, एक अलग इंसान ऑडिट करना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वाला ही करेगा तो फ्रॉड होने के चांस और ज्यादा है। सोचो, मैं ही, हमारा एक होटल है पोरबंदर में, ओके, 3 स्टार होटल, मैं ही उसका ऑडिट करूं तो ऑफ कोर्स मैं बायस्ड होऊंगा। मुझे पैदा वो होटल ने किया है, आर यू क्लियर, मेरे डैड का है, तो कुछ गलत भी होगा तो मैं शायद ना दिखाऊं बिकॉज मैं डिपेंडेंट हूं मेरे पापा से। तो ऑडिट इंडिपेंडेंट इंसान करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, बोला था आपको, आप ही पेपर लिखो, आप ही चेक करो, टू मच फन, कोई फेल होगा ही नहीं। बिकॉज इस दुनिया में इंसान को हर एक की गलती दिखती है, खुद की कभी नहीं दिखती, ये जीवन का दस्तूर है। आर यू क्लियर? इसीलिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी ऑडिट करना चाहिए, थर्ड पार्टी फॉर्म या थर्ड पार्टी कोई इंसान ऑडिट करना चाहिए, सी है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। आपको क्या देखना है? क्या आपको लेबर की एफिशिएंसी पे रिपोर्ट डालना है? क्या आपको एम्प्लॉय के अटेंडेंस पे रिपोर्ट डालना है? क्या आपको एबनॉर्मल लॉस कंपनी में कितना है उस पे रिपोर्ट डालना है? प्रोडक्शन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आर यू क्लियर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें नहीं देखनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वो बाद में रिलायंस क्यों ना हो या बीइंग ह्यूमन क्यों ना हो। बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल है ना, सलमान खान का भाई। रिलायंस प्रॉफिट, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। अरे कितनी भी बड़ी साइज हो, वो क्यों ना टाटा ग्रुप हो या क्यों ना पान का गल्ला हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज। आर यू क्लियर? कोई भी इंसान, और लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म का मतलब सोल प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो। आर यू क्लियर? ऑडिट हर इंसान का हो। when such an examination is done, भाई करता क्यों हूँ एग्जामिनेशन, चेकिंग क्यों करता हूँ? विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। आर यू क्लियर? देयरऑन का मतलब किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें एक ओपिनियन देना है, ओपिनियन के बाजू में लिख दो क्या देना है? ऑडिट रिपोर्ट। मैं इतनी मस्ती क्यों करता हूँ? ताकि लास्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट दे पाए। बराबर, ऑडिट रिपोर्ट। आई होप यू आर क्लियर। ओके, एक और बार बोलेंगे भाई ऑडिट क्या होता है। आई होप आपको ये लर्न है, राइट? एक और बार, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form, when such an examination is done क्यों? With a view of expressing an opinion thereof। एकदम क्लियर है? लास्ट बार बोलेंगे, ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है? हर चीज का नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, ओके, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is done with a view of expressing an opinion thereon। thereon का मतलब किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ऑडिट रिपोर्ट देंगे। क्लियर है? पक्का? एक बार पढ़ लो, 10 सेकंड देता हूं, इजी है। मैं बोलूंगा ना, आपको साथ साथ लर्न भी होना चाहिए, तो पढ़ लो। डन, ओके। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, ओके, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन क्यों? क्यों कर रहे एग्जामिनेशन? विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ऑडिट रिपोर्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं। Person conducting the task should take care to ensure financial statement would not mislead anybody। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करने चाहिए। आर यू क्लियर? कोई गुमराह नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, इसीलिए मैं ऑडिट कर रहा हूं। अब कोई गुमराह कब नहीं होगा? जब ऑडिट अच्छा होगा या खराब? ऑफ कोर्स अच्छा। तो उसके लिए आपको इतनी बातें चेक करनी है। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। आपको ये 6 पॉइंट देखने हैं, बराबर। 6 पॉइंट देख के आप क्या बोलोगे? ये सब कुछ बराबर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर होंगे तो कोई गुमराह नहीं होगा। वापिस एक बार, पर्सन कंडक्टिंग टास्क शुड एंश्योर,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे। पहले तो ये पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? नहीं। हाँ, ऐसा कैसे? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, बता देता हूं, लिखना है तो लिखो, बाकी चलेगा। पांच बातें। बैलेंस शीट आएगी। दूसरा, इनकम स्टेटमेंट आता है, आपको नहीं पता, यानी पीएनएल। ओके, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। तीसरा क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो आएगा। उसके बाद क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इधर लिख देता हूं। और लास्ट क्या आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, तो पांच बातें आती है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको खाली ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल आता है, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिसको एसओसी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और लास्ट क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स। बराबर। चलो अब अंदर आते हैं। तो आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। कैसे समझ में आएगा? दिस ही कैन डू बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, इतनी बातें आपको चेक करनी। अगर ये बातें सही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी गलत रिपोर्ट नहीं देंगे, बराबर ओपिनियन देंगे। आर यू क्लियर? तो आपको देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे, इतनी बातें चेक करना। नंबर वन, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स बने हैं ना, वो एंट्री के हिसाब से बने हैं। ऑफ कोर्स राइट, एंट्री से ही पोस्टिंग होके लेजर अकाउंट बनता है ना, उसकी तो बात कर रहे हैं। ओके, तो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, जो एंट्रीज है, आर यू क्लियर, द एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड है, खाली आपको बताना चाहूंगा। हर एक एंट्री के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो एविडेंस जो है, एविडेंस के आधार पे एंट्री बनती है। एविडेंस का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब, वैसे ये आगे चैप्टर 3 में आएगा, बट कोई बात नहीं, क्वांटिटी होता है। और अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओके, दो चीजें, सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओके, तो एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। ओके, आपने सेल्स की एंट्री पास की है, बराबर, तो उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब ये सेल हुआ है, तो उसके लिए सेल इनवॉइस होना चाहिए। सामने वाले ने परचेज ऑर्डर दिया होगा, ये भी होना चाहिए। आर यू क्लियर? एक सेल्स इनवॉइस है, सामने वाले ने परचेज ऑर्डर दिया इसलिए सेल हुआ, वो होना चाहिए। सेल्स डिस्पैच हुआ, उसकी लॉरी रिसीव या गेट कीपर पास होना चाहिए। इतनी चीजें हैं, तो मैं बोलूंगा क्वांटिटी ऑफ एविडेंस बराबर है, सफिशिएंट एविडेंस है कि ये एंट्री बराबर है, ये एविडेंस बराबर है। तो एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। व्हाट इज अप्रोप्रिएट? क्वालिटी ऑफ एविडेंस। आर यू क्लियर? सेल हुआ है 500 करोड़ का, और उसमें रेट है एक यूनिट का, पता नहीं कितने यूनिट बिके, एज्यूम करते हैं एक यूनिट का रेट है 52 रुपीज। आर यू क्लियर? एक यूनिट का रेट कितना है? 52 रुपीज। और आप देख रहे हैं इनवॉइस में तो 52 है, परचेज ऑर्डर के अंदर 51 था, तो मैच नहीं हो रहा। क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज नॉट देयर। तो खाली क्या नहीं होना चाहिए? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ एविडेंस भी होना चाहिए। हर अमाउंट मैच होना चाहिए। इनवॉइस के साथ एंट्री का अमाउंट मैच नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस तो है बट क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा? आर यू क्लियर? तो एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। वैसे डिटेल में ये टर्म्स पढ़ेंगे, अभी के लिए आई होप यू आर क्लियर। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, हर सेल के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हर एक सेल्स हुआ है, उसके पीछे सेल का इनवॉइस चाहिए, भाई सामने वाले ने परचेज ऑर्डर दिया होगा वो चाहिए, सेल डिस्पैच हुआ वो चाहिए, और अप्रोप्रिएट वो एविडेंस मैच भी होना चाहिए, पर यूनिट का रेट, अमाउंट मैच भी होना चाहिए। आर यू क्लियर? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आगे क्या लिखा?
None of the entries have been omitted in the process of compilation. कोई भी एंट्री आपने मिस ना की हो भाई, ये जरूर याद रखना. बहुत बार क्या होता है, हम खर्चे खर्चे जो मार्च के होते हैं ना, वो अप्रैल में लेते हैं. क्यों? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए. मार्च के खर्चे अप्रैल में लोगे तो ऑफ कोर्स आपका एक्सपेंस कम दिखेगा तो प्रॉफिट ज्यादा. तो ऐसा बहुत बार. नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड, याद रखना, कोई भी मिस ना किया हो. एंड नथिंग विच इज नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स has found its place in financial statement. ऐसा ना हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह मिली है. सेल्स, डमी सेल डाल दी, बुक्स में नहीं थे, कोई एविडेंस है नहीं, ओके कोई ऑर्डर आया नहीं, डमी सेल. क्यों? सेल बढ़ाने के लिए. आर यू क्लियर? नथिंग विच इज नॉट इन बुक्स, या फिर अप्रैल के सेल डाल दी. आर यू क्लियर? नथिंग विच इज नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो नंबर वन, कुछ भी जो बुक्स में है वो मिस नहीं होना चाहिए, और कुछ भी जो बुक्स में नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए. आर यू क्लियर? इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस का मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट. लिखना है तो लिख दो, ट्रांसपेरेंट का मतलब एकदम खुला. एक खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुल्लम खुल्ला होने चाहिए, कोई भी हिडन चीज नहीं होनी चाहिए. एग्जांपल लेता हूं. बाय सेल्स आपने दिखाया 2000 करोड़, जिसमें से अदर सेल्स, अदर इनकम से आया ही 1900 करोड़ है, ऑपरेशन से तो खाली 100 करोड़ आया, स्क्रैप सेल है 1900 करोड़ का. आर यू क्लियर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इंफॉर्मेशन शुड बी सो क्लियर. भाई सेल्स इतना, अदर इनकम इतना, इट शुड बी क्लियर. जितना आप छुपाओगे शेयर होल्डर्स मिसलीड होंगे. आपको क्या चेक करना है? चेक फॉलोइंग थिंग्स टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, गुमराह ना करे. इसलिए इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट. Next, the amounts are properly classified, described, disclosed as per accounting standards. देखो तीन वर्ड है. जो अमाउंट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपरली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है, डिस्क्लोज्ड है. क्लासिफाई समझ में आता है, प्रॉपर तरीके से विभाजित हुआ है, डिवाइड हुआ है. एग्जांपल डेटर्स, ये 6 महीने पुराने हैं, ये 6 months to 1 year है, ये 1 to 3 years है, ये अबाउ 3 years है, 3 to 5 या अबाउ 5 है. क्यों करना जरूरी है? ताकि मैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कर पाऊं. प्रॉपरली अमाउंट आर क्लासिफाइड. मुझे याद आता है एग्जांपल कौन सा? डेटर्स. क्लियर है? डेटर्स प्रॉपरली, करंट और नॉन करंट एसेट के बीच में डिवीजन होना चाहिए, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू क्लियर? सेकंड क्या लिखा है? प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए. कोई भी अमाउंट है उसके पीछे नरेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. कोई भी चीज आपको दिख रही है तो भाई क्या है ये? आर यू क्लियर? उसका अप्रोप्रिएट नरेशन होना चाहिए. इतना लिख दो, नरेशन. आप वैसे पास करते हो ना एंट्री तो नरेशन भी लिखते हो. ओके, द अमाउंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोजर्स होने चाहिए. आपको पता है ना, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो उसके बाद डिस्क्लोजर होता है. जैसे AS1 आपको बताता हूँ, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल, ये फॉलो हो रहा है तो कुछ नहीं करना, नहीं हो रहा तो डिस्क्लोज करो, उसको डिस्क्लोजर बोलते हैं. उसमें रिलेटेड पार्टी आप देखो कितने डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए. AS22 डिफर्ड टैक्स, मां कसम कितने डिस्क्लोजर है. आर यू क्लियर? इम्पेयरमेंट AS28 कितने डिस्क्लोजर्स है. तो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स भी होने चाहिए एज पर एस. हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ डिस्क्लोजर्स है वो फॉलो होने चाहिए. क्लियर है? अमाउंट इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज. एंड लास्ट, statement of account show true and fair picture of operational results and assets and liability. ऑपरेशनल रिजल्ट्स का मतलब P&L. भाई ये पेन को क्या हो रहा है आज? कोई बात नहीं. P&L, आर यू क्लियर? ऑपरेशनल रिजल्ट्स का मतलब P&L. चल जा भाई. ओके, P&L and assets and liabilities एकदम क्लियर है. ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी. ट्रू एंड फेयर ही क्यों, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं देते, ये भी आज समझाऊंगा. निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर और ठहर जा. ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन किसा मस्त समझना है.
पर्सन कंडक्टिंग शुड एंश्योर फॉलोइंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड, ये बातें जरूर चेक करना। उसके बाद हाउ अ पर्सन कंडक्टिंग शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीवन। आर यू क्लियर? चलो अब हम इसको लर्न करेंगे। लर्न भी करवा दोगे आप, 110% गारंटी है, 100 नहीं, 110%। चलो लर्न करेंगे, बिकॉज खाली समझ के फायदा नहीं, आपको एग्जाम में लिखना भी है। यस और नो? यस। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या है बोलेंगे साहब? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, ओके, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form, when such an examination is done, क्यों? With a view of expressing an opinion thereon। ये तो आपको लर्न हो गया पक्का। अब ऑडिटर शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड। इतनी बातें चेक करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ना करे, मिसलीड। ओके, बिकॉज मिसलीड करेंगे तो शेयर होल्डर गलत रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे और बहुत कुछ हो सकता है। हम उतना दूर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो दो वर्ड आपको याद रखने इसमें, एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले 3 पॉइंट में एंट्री एंट्री एंट्री, दूसरे 3 पॉइंट में फाइनेंशियल 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 स्टेटमेंट बोलते हैं। नंबर 1, accounts have been drawn up with reference to entries from books of accounts। बहुत सिंपल है, आपके जो अकाउंट है वो एंट्री के हिसाब से, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज। हर एक एंट्री सपोर्टेड बाय, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, हर एक के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्वालिटी मैच भी होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कोई भी एंट्री छूटी नहीं है, और कुछ भी बुक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए जो बुक्स में नहीं है बट स्टेटमेंट में है। None of the entries have been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in books of accounts has found its place in financial statement। इधर तक लर्न करो। देखो तीनों में एंट्री है, अकाउंट्स एंट्री के हिसाब से, entries are supported by sufficient and appropriate evidence, none of the entries have been omitted, nothing which is not in books has found its place in financial statement। 10 सेकंड दे रहा हूं, हो जाएगा लर्न इजी। ओके, आई थिंक हो गया। बोलो नंबर 1, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेफरेंस टू एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट, none of the entries have been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in books of accounts has found its place in the financial statement। एकदम क्लियर है इधर तक? ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर 3 पॉइंट, बराबर। एंट्री वाले 3 पॉइंट गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ट्रांसपेरेंट है। आर यू क्लियर? इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट में, अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, करंट नॉन करंट, डिस्क्राइब नरेशन होना चाहिए, डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, और लास्ट statement of account show true and fair view of operational results and assets and liabilities। I think एकदम clear। Last 3 point, information conveyed by statement is clear and unambiguous, amount in the financial statement is properly classified, described, disclosed, statement of account show true and fair view operational results, assets and liabilities। Last 3 statement एक बार पढ़ लो, वापिस मस्त करें। 15 सेकंड का समय शुरू होता है। चलो एक बार बोलेंगे, ऑडिटर शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, क्वेश्चन याद रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे। दो चीजें याद रखनी है, एंट्री और स्टेटमेंट। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हर एक एंट्री के पीछे ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस के आधार पर एंट्री पास हुई है, एफिशिएंट, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। None of the entries have been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in books has found its place in financial statement।
Last 3 point, financial statement. Information conveyed by statement is clear and unambiguous. Amount in the financial statement is properly classified, described, disclosed. And last, statement of accounts show true and fair view of operational results and assets and liabilities. एकदम क्लियर है, 100%. ओके, एक काम करते हैं, एक बार मस्त पढ़ लो और उसके बाद लास्ट बार बोलते हैं. वैसे तो इजी है बट तो भी. डन. ओके, बोलो. Accounts have been drawn up with reference to entry. Entry are supported by sufficient and appropriate audit evidence. None of the entries have been omitted, and nothing which is not in books has found its place in financial statement. Information conveyed by statement is clear and unambiguous. जो amount है financial statement are properly classified, described, disclosed. Last, statement of account show true and fair view of operational results and assets and liabilities. एकदम clear? Yes sir. अब क्या करेंगे, आप चैप्टर 1 जरूर लिखें, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हेडिंग दो. देखो साथ साथ लिखना पड़ेगा तो लर्न होगा, बाकी आपको अब भी लर्न हो जाएगा, एग्जाम में भी लर्न करना है. क्या एग्जाम कल है? नहीं, 6 महीने बाद है, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3, 2, 1. तो उतना भी लर्न होना चाहिए ना. हर एक रैंकर का रैंक क्यों आता है? राइटिंग प्रैक्टिस. क्या सचिन नेट में प्रैक्टिस करता है कि डायरेक्ट छक्के ही मारता है? विराट कोहली क्या बोलता है? अरे मैं प्रैक्टिस से ही विराट बना हूं, वो शॉट ऐसे ही नहीं आते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस. तो ही एग्जाम में आपको जलवा होगा डायरेक्ट. आर यू क्लियर? ओके, नाम लिख लिया चैप्टर का? ओके, चलो. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आपको लर्न है, खुद से लिखे, मैं बोल देता हूं. ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form. When such an examination is done, क्यों? With a view of expressing an opinion there. लिख दो. देख के लिखना है, देख के, बिना देखे, बिना, एज यू विश. लर्न तो हो गया होगा. हो गया. अब ऑडिटर को ये बातें ध्यान में रखनी है टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग. पॉइंट्स टू बी चेक्ड बाय ऑडिटर, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 बातें आती हैं. एंट्रीज और स्टेटमेंट, 2 वर्ड याद रखना है. अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेफरेंस टू एंट्रीज. Entries are supported by sufficient and appropriate audit evidence. None of the entries have been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in books has found its place in financial statement. Information conveyed by statement clear and unambiguous. Amount in the financial statement properly classified, described, disclosed. Statement of account show true and fair view of operational results and assets and liabilities. जितना हो सके खुद से लिखो, बाकी देख भी सकते हो. समय शुरू होता है अब. क्वेश्चन भी लिखना. ये आज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो रिजल्ट आएगा ना, यू विल लव मी, गारंटी. मस्त लिख लो. 1 मिनट लगेगी. 1 मिनट का समय शुरू होता है अब.
ओके, आई होप आपका लिख के हो गया होगा। डन, एकदम हो गया तो बोल देना। चलो, इसी के साथ ये सवाल होता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू एसए 200। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑडिट करता हूं, व्हाई, क्यों? Objective of audit prepared within a framework of recognized policies and statutes is to enable auditor to express an opinion. State objectives of audit. पढ़ लेते हैं, easy है. As per SA 200, overall objectives of auditor in conducting audit of financial statement are. भाई ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance. What is reasonable assurance? High level of assurance but not a complete assurance. 100% थप्पा मार, 100% श्योरिटी में नहीं दे सकता मैं, खाली रीजनेबल। क्यों नहीं दे सकता, रुको पहले समझाता हूँ। obtain reasonable assurance that the financial statement में आपको पता है, बैलेंस शीट, P&L, notes, cash flow, statement of changes in equity, whether financial statement are free from material misstatement. You know what is material? Important. अब material हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। materiality तो आपको पता ही होगा, anything which can influence the decision of user, जो यूजर को प्रभावित करे। आर यू क्लियर? शायद आपके लिए 500 रुपए मटेरियल हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं होंगे। शायद आपके लिए 1 लाख भी इमटेरियल हो, मेरे लिए 1 लाख मटेरियल होगा। आर यू क्लियर? रिलायंस के लिए 70-80 हजार, रिलायंस में 5 लाख का फ्रॉड हुआ, इररिलेवेंट है। मटीरियलिटी नाम की कोई चीज देखो, इतना टर्न ओवर है उनका, उनके लिए क्या मैटर करेगा 1 लाख 2 लाख। आर यू क्लियर? तो आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम इंपॉर्टेंट मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का मतलब गलती। अब दो चीजों से गलती हो सकती है, एरर और फ्रॉड। बोलो इंटेंशनल होगा वो क्या होगा? फ्रॉड, जानबूझ के, और अनजाने में हुआ वो एरर। आर यू क्लियर? आपने सेल्स की डमी एंट्री पास की, फ्रॉड, जानबूझ के किया। एक आध बार 100 करोड़ का सेल था, जीरो ऐड हो गया, गलती से एरर हो गया। आर यू क्लियर? तो आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल गलतियां। व्हाट इज मटेरियल? इंपॉर्टेंट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई भी। थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, मैं उतना गहराई में नहीं जा सकता, इसीलिए मैं रीजनेबल, सर मैं रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता हूं? लिमिटेशन है ऑडिट का। आर यू क्लियर? क्या क्या लिमिटेशंस है, मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पूरा क्वेश्चन है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो कल आएगा, मैं कल आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्या लिमिटेशन है, जिसकी वजह से मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं। क्यों मैं ट्रू एंड फेयर व्यू देता हूं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं देता? क्यों कभी ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता, हमेशा कुछ रिस्क रहेगा। मैं कभी कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे सकता, हमेशा थोड़ी दुविधा रहेगी। क्यों? चलो एक आध रीजन बताता हूं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो बहुत सारे एजम्पशंस पे है। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एजम्पशन है, एक्चुअल कितना होगा किसको पता। सेकंड, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, इम्पेयरमेंट का लॉस, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये सब एस्टिमेट होते हैं। अगर मैनेजमेंट ही एस्टिमेट लगा रहा है तो फिर मैं 100% एश्योरेंस कैसे दूं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारा ऑडिट क्या होता है? फ्रॉड ढूंढने का ऑडिट नहीं है, मैं ऑडिट करता हूं खाली चेकिंग करने के लिए, ये इंटेंशन से नहीं जाता कि ये गलती है। और हमेशा मैनेजमेंट जब फ्रॉड करता है तो इतना प्लानिंग करता है कि ऑडिटर पकड़ ही ना सके, और मेरा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं, ऑडिट करना। डाउट होगा तो मैं अंदर जरूर जाऊंगी। आर यू क्लियर? इसीलिए मैं हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल गलती नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है और मुझे उतना गहराई में जाना भी नहीं है, बिकॉज मैटर भी नहीं करता। आर यू क्लियर? अब आपको 10 रुपए का लॉस हुआ, इन मटीरियल है, कम ऑन। ओके, नंबर वन, टू ऑब्टेन, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल आश्वासन मिले कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर फ्री फ्रॉम मटेरियल गलतियां, इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच कैन बी ड्यू टू एरर। और लिखना है तो लिख दो। मटेरियल का मतलब आपको आता है? नहीं आता तो हम डिटेल में बाद में भी पढ़ने वाले हैं,
मटीरियल मिसस्टेटमेंट को लिखो एरर या फ्रॉड। रीजनेबल एश्योरेंस लिखो, नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस, या ऐसा भी लिख सकते हैं नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस बट हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस बट हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस बट हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। बराबर है। एंड नेक्स्ट दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। रिपोर्ट करना, भाई मैं ऑडिट कर क्यों ना हूं, रिपोर्ट देने के लिए ऑडिट रिपोर्ट। आर यू क्लियर? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। ऑडिट क्यों कर रहा हूं, रिपोर्ट देने के लिए। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लिया बट मेरे पास ही रखूंगा तो क्या फायदा है, शेयर होल्डर राह देख रहे हैं। रिपोर्ट दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड वालों को रिपोर्ट दूंगा, आर यू क्लियर, स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट दूंगा। तो बोलो, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मस्त पढ़ लेते हैं और लर्न भी कर लेते हैं। नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्यों ऑडिट करता हूं, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम नॉट ऑल मिस स्टेटमेंट मटीरियल। ऑल तो मैं चेक ही नहीं कर सकता भाई, सीमित दायरे में ऑडिट करना है। मैं थोड़ी साल भर ऑडिट ही करते रहूंगा, मुझे क्या एक ही क्लाइंट करना है, नहीं। ओके, तो फिर मैं जितना चेक करूंगा मटेरियल गलतियां नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल तरीके से आप पूरी मेहनत करो, गलती हो तो भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है। आर यू क्लियर? जानबूझ के गलती की तो ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, नंबर वन, टू ऑब्टेन रीजनेबल आश्वासन एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा काम क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्यों ऑडिट कर रहा हूं, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करूंगा एसएस 700 के हिसाब से, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कि अकाउंटिंग बराबर हो, वैसे ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इजी है, एक बार लर्न कर लो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ओके हो गया। बोलो नंबर वन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसएस। एकदम क्लियर? यस सर। लिख दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, लिखिए। हो गया? ओके, आगे बढ़े? यस सर, बढ़ना ही पड़े। बोलेंगे what are two objectives? Number one, to obtain reasonable assurance that the financial statement are free from material misstatement, to report on the financial statement and communicate as per SA। SA आगे बढ़ेंगे। List the point that merit consideration in regard to scope of audit। Are you clear? Scope of audit, how much, कितना गहराई में, कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या सब कुछ चेक करूंगा कंपनी के अंदर, स्कोप में कवर होगा, कौन सी हद तक जाना है, क्या क्या चेक, हाउ मच। लिखना है तो लिख दो, हाउ मच। क्लियर है? फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऑडिट। बहुत सारे पॉइंट है, समझो खाली, लर्न तो मैं करवा ही दूंगा, आपको पता है। ऑडिट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल एस्पेक्ट का मतलब एम्प्लॉय की अटेंडेंस चेक नहीं करना है। आर यू क्लियर? एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव क्यों नहीं हो रही, कंपनी में एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना है। आर यू क्लियर? कंपनी में वर्कर्स के प्रति सेफ्टी कंडीशन कैसी है, ये सब काम हमारा नहीं है।
ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज बराबर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ना वही कवर. क्या क्या आएगा? 4 बात. असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. 4 चीजें. असेट चेक करूंगा, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस. आर यू क्लियर? ऑडिटर नोट्स और ये सब तो ठीक है. ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज. ऑल में क्या आएगा? रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से कंप्लायंस हो रहा है, ये मेरा काम नहीं है. देखूंगा बट मेन ये देखूंगा रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकंड पॉइंट, to form an opinion, auditor should be reasonably satisfied. आप जो वो reasonable assurance देते हो ना, opinion देते हो, information contained in accounting record and source data is reliable and sufficient for preparation of financial statement. मतलब जब आप ओपिनियन दे रहे हो, जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा. व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड? जो एंट्रीज पास हुई है, लेजर अकाउंट है, पोस्टिंग है. आर यू क्लियर? एंट्रीज कैसे पास हुई है? बेस्ड ऑन वाउचर. तो इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो जो एंट्री है और उसके पीछे के वाउचर रिलायबल एंड सफिशिएंट है. आर यू क्लियर? रिलायबल का मतलब भरोसेमंद. देखो वापिस एक बार, रिलायबल का मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस बराबर होना चाहिए. सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी. इज रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा में रिलायबल और सफिशिएंट है. वापिस वही एक्सप्लेनेशन है. रिलायबल का मतलब भरोसेमंद एविडेंस होना चाहिए, अमाउंट मैच होना चाहिए, रेट मैच होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, हर एक के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए. अब कैसे समझ में आएगा रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं? उसके लिए एक और पॉइंट है. थर्ड पॉइंट को अभी स्किप करो, फोर्थ पे आ जाओ. Auditor assesses reliability and sufficiency of accounting record and source data by. आप देखोगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, व्हाट इज सोर्स डेटा, ये जरूर लिखे पहले तो आप, बाकी बाद में भूल जाओगे. अभी बोले अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब लेजर अकाउंट, पोस्टिंग एक्सेट्रा. सोर्स डेटा का मतलब लिखो वाउचर. वाउचर को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. आपको देखो जिससे वो एंट्री हो रही है, सोर्स जिधर से आया. तो ऑडिटर असेसेस रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा बाय. कैसे चेक करोगे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा बराबर है? बाय स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल. देखो कोई भी चीज चेक करते हो ना, पहले उसकी प्रोसेस समझते हैं. बिग 4 के अंदर ऑडिट कैसे होता है, मैं आपको डिटेल में ऑडिट का प्रोसीजर भी समझाऊंगा, पर थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए उसके बाद समझाऊंगा तो ज्यादा इफेक्टिव है. रियल ऑडिट कैसे होता है ये समझाऊंगा, बट बेसिक थोड़ा समझ में आ जाए उसके बाद. 5-6 लेक्चर हो जाने दो, उसके बाद आपको बहुत गहराई में अंदर जाऊंगा. बट एक ब्रीफ बोल रहा हूं. बिग 4 में पहले प्रोसेस देखते, वॉक थ्रू करते हैं. वॉक थ्रू द प्रोसेस. देखो प्रोसेस में कंट्रोल्स बराबर है. अगर प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉर्ड्स बराबर ही होंगे. प्रोसेस ही वीक हुआ तो सब कुछ वीक हो. देसी भाषा में आपके तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं. अगर आपको बच्चों को देखना है ना, तो माँ बाप को देख लो. अगर माँ बाप एक्यूरेट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, संस्कारी है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है घर में, बच्चा अच्छा ही होगा. एक आध दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट अगर माँ बाप ही एकदम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो करना है करो, तो बच्चा 1.5 शाना ही बनेगा. आपको पता है. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा सिस्टम पे डिपेंडेंट है. मेक अ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल. जितना ये लोग देखो कितना चेकिंग करना बिग 4 में कैसे डिसाइड करते हैं पता है? अगर सिस्टम एकदम स्ट्रांग है, रिलायबल कंट्रोल्स है, तो चेकिंग कम हो. आपको लिखना है तो लिख दो ना उधर, स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड कंट्रोल्स. आप ही मुझे बोलो, अगर सिस्टम टकाटक है, सब कुछ बराबर है, कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स बराबर ही होंगे. ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चेक कर लो. लेट्स चेक. अगर रिकॉर्ड्स थर्ड क्लास है, सिस्टम बकवास है, आर यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं तो रिकॉर्ड कैसे होंगे? लैप्सेस बहुत सारे होंगे. कोऑपरेटिव बैंक, कितनी गलतियां होती कोऑपरेटिव बैंक में, सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है. तो जब आपको लगता है सिस्टम वीक है, तो आप और क्या करोगे? कैरिंग आउट टेस्ट, इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीजर. वो प्राइमरी एविडेंस है, ये सेकेंडरी है. पहले सिस्टम को देखो, वो स्ट्रांग मिले तो नीचे वाला कम करना है. अगर सिस्टम वीक है तो टेस्ट करोगे, आप इंक्वायरी करोगे, दूसरे प्रोसीजर करोगे, चेक करने के लिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा बराबर है. क्लियर है? पक्का?
जब आपको डाउट आता है तो आप डेटर कंफर्मेशन भी भेजोगे, सब कुछ करोगे, बट सब कुछ परफेक्ट है तो कुछ ज्यादा करने की तो थोड़ा बहुत करते तो है। तो कैसे करेंगे? ऑडिटर असेसेस रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा, कैसे समझ में आएगा? वो बराबर है नंबर 1, मेकिंग अ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। Second, carrying out test, inquiry and other procedures to see everything is proper और एकदम क्लियर है। okay. तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। कंट्रोल्स देखो बाद में, टेस्ट इंक्वायरी दूसरे दूसरे। थर्ड, informing opinion, auditor should decide information is properly disclosed in the financial statement as per statutory requirement। जब आप ओपिनियन दे रहे हो ना, आपको देखना इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है शेड्यूल 3 के हिसाब से। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी शेड्यूल 3 के हिसाब से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है या नहीं। इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हुए हैं एएस के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से। ऑडिटर असेसेस वेदर इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड बाय, भाई कैसे समझ में आएगा बराबर डिस्क्लोज हुआ है या नहीं? कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही तो बने हैं, लेजर अकाउंट के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से। देखो सोर्स डेटा और लेजर के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच हो रहे। सेकंड, जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे जजमेंट होते हैं, क्या वो जजमेंट वैलिड है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, rate of depreciation, provision for bad and doubtful debts, provision for impairment loss, ये जजमेंट बराबर है। And selection and consistent application of accounting policies and manner in which information has been classified and adequacy of disclosures। देखो बराबर डिस्क्लोजर्स हुए हैं। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए जो डिस्क्लोजर है वो बराबर है। इन्वेंट्री की मेथड चेंज की है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स है, ये भी देखना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर अप्लाई हुई है, और अगर चेंज हुई है तो क्या डिस्क्लोजर्स बराबर है या? बोलो एकदम क्लियर है? पक्का। तो आपको कैसे समझ में आएगा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है? कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा। और दूसरा, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, ओके, इन प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट एंड वेदर पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड, इफ चेंज्ड क्या डिस्क्लोजर्स हुए हैं? तो बहुत सिंपल था। ओके देखो, पहला पॉइंट क्या था? ऑल एस्पेक्ट देखने हैं, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा में बराबर है। उसके लिए एक और पॉइंट था, कैसे समझ में आएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा में सब बराबर है? बाय चेकिंग टू थिंग्स। ओके, उसके लिए दो चीजें थी, टेस्ट इंक्वायरी और ये, और उसके बाद प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, उसके लिए दो पॉइंट थे छोटे। अब आएंगे सिक्स्थ पे। Auditor is not expected to do the duties which fall outside the scope of his competence। competence का मतलब स्किल होता है। साहब वही काम करे जिसमें आप एक्सपर्ट है। हर काम आपको नहीं करना है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैंपियन है, वही देखे। कोई अलग प्रकार की इन्वेंट्री है, ओके, आपको समझ में ही नहीं आ रही। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, या कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो एनआरवी के लिए मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको वो इन्वेंट्री समझ में ही नहीं आ रही, तो एक्सपर्ट को बुलाइए अगर डाउट आ रहा है तो, ताकि वो इन्वेंट्री की असली वैल्यू बता सके। वही काम करो जिसमें आप चैंपियन हो। आपको पता है ना, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन निकालना पड़ता है, बिकॉज वो कब देना है? जब एम्प्लॉय रिटायर हो तब। बट हर साल लायबिलिटी तो बुक करनी पड़ेगी ना आपको, तो वो एक्चुअली करता है, एक्चुरियल वैल्यूएशन। ऑडिटर नहीं करता। आप चैंपियन नहीं हो उस फील्ड में। एक्चुअली एक अलग डिग्री होती है जिसमें पेपर वाइज पैसे मिलते हैं। आपका कुछ पेपर पास किए तो भी पैसे। बहुत लोगों को लगता है सीए हार्डेस्ट डिग्री है, एक्चुअली उसका बाप है। करके तो देखो, मैथ्स बहुत स्ट्रांग चाहिए उसमें। बहुत सारे रैंकर्स करते हैं सीए प्लस एक्चुअली। तो आप वही काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हो। नहीं हो, बाहर दे दो ना, एक्चुअली को दो। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी, ओके, कोई एसेट आपको समझ में नहीं आ रही, उसकी वैल्यू बाहर, एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए, बुलाओ उसको। आर यू क्लियर? वही काम करो। स्कोप हाउ मच में क्या करो, वो काम ना करे जो आपके कॉम्पिटेंस में नहीं है। लास्ट, constraint on the scope of audit that impair auditor's ability to express an unqualified opinion should be set out, and a qualified or disclaimer should be expressed as appropriate।
बहुत बहुत गहरी बात बोल दी ये पॉइंट समझने के लिए, और बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पर जाएंगे, काम क्या है अपने को तो एकदम गहराई में समझना है। चलो समझाता हूँ, एकदम ध्यान देना आप, बहुत मजा आएगा। देखिए, 4 प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, बहुत सिंपल, बराबर है, आपको नहीं पता तो अब वो पॉइंट समझाने के लिए मुझे ऑडिट रिपोर्ट समझाना पड़ेगा। ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, जो आप रिपोर्ट इश्यू करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव याद है ना, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर ऐसे, वो वाला। तो रिपोर्ट 4 प्रकार के होते हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, एकदम ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया तो काफी कुछ आ गया, डिटेल में ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में आएगा, अभी एक ब्रीफ समझाना जरूरी है बिकॉज ये बहुत बार आएगा, तो देसी भाषा में एक बार समझा। नंबर 1, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट टकाटक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से एएस फॉलो हुआ है, लॉ फॉलो हुआ है, कंप्लायंस हुआ है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है बट मटीरियली गलती कुछ नहीं है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत गलती है तो वो डिटेक्ट करना मेरा काम नहीं है, वो तो होगी हर जगह। आर यू क्लियर? रीजनेबल एश्योरेंस मिल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से सब कुछ टकाटक है, तो आएगा क्लीन रिपोर्ट, एकदम क्लीन त्वचा वैसा क्लीन रिपोर्ट। क्लीन का दूसरा नाम अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं। सर अनक्वालिफाइड का मतलब तो पढ़ा लिखा नहीं ऐसा हुआ? अरे एक मीनिंग ऐसा होता है, अनक्वालिफाइड का मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं, दूसरा अनक्वालिफाइड का मीनिंग आपको पता है, क्वालिफिकेशन का मतलब एक्सेप्शन होता है, इसके अलावा सब सही, क्वालिफाई का मतलब इसके अलावा सब सही, अनक्वालिफाइड एक भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है, अनक्वालिफाइड कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टकाटक है, ओ माय गॉड एकदम एक्सीलेंट है, क्लीन, सब कुछ एसेट बराबर, लायबिलिटी बराबर, डेटर बराबर, क्रेडिटर बराबर, सब कुछ एग्जैक्टली उल्टा। जब बहुत सारी गलतियां हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में गलती, करंट एसेट में गलती, एसेट में भी मिस्टेक, सेल्स में भी मिस्टेक, एक्सपेंस में भी, प्रोविजन में भी, एडवर्स। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और खाली वो मटेरियल नहीं है, परवेसिव भी है। सर परवेसिव क्या होता है? इफेक्ट इज स्प्रेड एवरीवेयर, बहुत सारी जगह पे गलती है, गलत ही गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, एएस फॉलो नहीं हुआ, लायबिलिटी में लोचा है, डेप्रिसिएशन में लोचा है, फिक्स्ड एसेट में लोचा है, इफेक्ट जो है गलतियों की वो मटेरियल एंड परवेसिव है, परवेसिव का मतलब इफेक्ट इज स्प्रेड एवरीवेयर, बहुत सारी जगह पे गलती है, एडवर्स। वैसे आपको एक बात बताना चाहूंगा, 90% रिपोर्ट भारत में यही इश्यू होता है, एडवर्स तो बहुत बहुत होता ही नहीं है, ऐसा समझो, एडवर्स क्यों? अरे सेटिंग हो जाता है ना, मैंने तो क्या बोलने का, अभी के लिए नहीं बोलना है मुझे कुछ, एडवर्स आपको समझ में आया? सब कुछ गलत, कुछ भी सही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं, गलतियां खाली मटेरियल नहीं है, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी है, परवेसिव का मतलब इफेक्ट स्प्रेड एवरीवेयर, 4-5 जगह पे गलती है और बहुत बड़ी गलती है, सब जगह इफेक्ट फैली हुई है। अब दूसरा, ये दो समझ में आ गया, सब कुछ टकाटक, अनक्वालिफाइड, बड़ा अनक्वालिफाइड का मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं, दूसरा मतलब कोई गलती नहीं है, शुद्ध, दूसरा एडवर्स रिपोर्ट। अब तीसरा, एकाध एरिया में आपको गलती मिली है, एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन के अंदर आपको लग रहा है, आपने बोला सर ये सिस्टम ने कैलकुलेशन बराबर नहीं किया है, 60 करोड़ का डेप्रीसिएशन में प्रॉब्लम है, आप फिक्स्ड एसेट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो और डेप्रीसिएशन को चार्ज करो। मैनेजमेंट बोलता है हमें नहीं लग रहा, आप गलत बोल रहे हो, आप बोले कम ऑन ये बहुत बड़ी गलती है, इफेक्ट इज मटीरियल, इट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, आर यू क्लियर? आप क्यों करेक्ट नहीं कर रहे? बोले हमें नहीं करना,
अगर करेक्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करेक्ट ही नहीं कर रहे, क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। क्यों क्वालिफाइड? एक्सेप्ट दिस डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट, एवरीथिंग एज इज करेक्ट ना, खाली डेप्रिसिएशन और इसमें गलती है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। क्वालिफाइड कब आएगा? जब गलती मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, हर जगह फैली हुई है क्या? नहीं, एक आध एरिया में ही है, मटीरियल है, परवेसिव का मतलब इफेक्ट स्प्रेड एवरीवेयर, खाली दो ही जगह पे डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट में इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा तो क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग इज ओके। आर यू क्लियर? अब आपको, आपने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट हर बार ये जो एक बड़ा डेटर होता है ना, उसका कंफर्मेशन नहीं आता, आप हैंसन का कंफर्मेशन मंगाइए। हैंसन नाम का, हैंसन पार्टी है, डेटर है, बोले हैंसन का कंफर्मेशन नहीं आएगा, आपको जो करना है करो, वो रिप्लाई नहीं करते। आपने बोला क्यों नहीं करते? बस नहीं करते, आप उसको कंफर्मेशन मत भेजो। अब आप झगड़ा नहीं कर सकते मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट बोले मत भेजो यानी मत भेजो, आपको लग रहा है फ्रॉड हो रहा है। आर यू क्लियर? ये डेटर का अमाउंट काफी बड़ा था, आर यू क्लियर? 30 करोड़ का डेटर। अब आपको देखना है क्या ये मटेरियल है, तो आपको कंफर्मेशन भेजना ही नहीं दे रहे, तो एविडेंस आएगा कि नहीं आएगा? कंफर्मेशन ही डेटर को नहीं भेजोगे तो एविडेंस किधर से आएगा? तो क्या होगा? कौन सा रिपोर्ट इश्यू? आप बोलो। डिस्क्लेमर, गलत, क्वालिफाइड ही होगा। क्यों? एक एरिया में ही तो एविडेंस नहीं है ना, बाकी सब तो बराबर है। एक डेटर के अलावा आपको क्या गलती दिखी? बाकी तो मैनेजमेंट ने कॉपरेट किया ना, तो अब क्या लिखोगे? एविडेंस आए या ना आए, जब आपको लग रहा है गलती मटेरियल हो सकती है या गलती मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड है। एविडेंस मिले या ना मिले, ना मिले तो भी क्वालिफाइड, बिकॉज एक आध एरिया में ही नहीं मिला, बाकी सब जगह मिला। तो डिस्क्लेमर कब आएगा? जब बहुत सारी जगह पे एविडेंस नहीं मिला और उसकी इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव हो सकती है। आप रिकॉर्ड चेक करने गए, बोले साहब रिकॉर्ड जीएसटी के पास, आप वापस गए 2 महीने बाद, सर इनकम टैक्स ने सीज कर लिया। वापस 2 महीने बाद गए, सर कस्टम ने सीज कर लिया। वापस 2 महीने बाद गए और किसी ने सीज कर लिया। माँ कसम तुम्हारे पास, तो मैं ऑडिट कैसे करूं? आप रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहे बिकॉज आपको एविडेंस ही नहीं मिला, या आपको कुछ मिल ही नहीं रहा ऑडिट करने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सोर्स डेटा कुछ भी नहीं। तो डिस्क्लेमर, when you cannot make a audit report, how will you issue a opinion? Are you clear? आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो डिस्क्लेमर आएगा। ये कब आएगा? जब आपको लग रहा है कि इफेक्ट उसकी मटेरियल एंड परवेसिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? एविडेंस ही नहीं मिला, इधर तो मिलने के बाद नहीं मिला पर लग रहा है, एक आध एरिया में एविडेंस नहीं मिला, एक आध एरिया में गलती मिली। क्लियर है? चलो अब मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल लूंगा और आपको मुझे सही जवाब, टकाटक है सब कुछ, कोई गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओ माय गॉड बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनक्वालिफाइड, पढ़ा लिखा नहीं, एक भी गलती नहीं है, क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफिकेशंस नहीं, सब कुछ थर्ड क्लास है, करंट एसेट में गलती है, करंट लायबिलिटी में गलती है, असेट में गलती है, सेल्स में गलती है, इफेक्ट मटेरियल परवेसिव है, बहुत सारी मटेरियल में स्टेटमेंट है, एडवर्स। एक डेटर के अलावा सब कुछ सही है, क्वालिफाइड। एक जगह का आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा, बाकी सब जगह मिल गया, छोटा सा एविडेंस नहीं मिल रहा, तो भी क्वालिफाइड। ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं इश्यू कर पा रहे, बहुत सारी जगह पे एविडेंस नहीं मिला और उनकी इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव हो सकती है, डिस्क्लेमर। आई होप आपको क्लियर, 100% ओके। ये लिखना नहीं है, डिटेल में मैं लिखवाऊंगा जब वो चैप्टर आए, बराबर? तो बहुत कुछ नहीं लिखेंगे, रेस्ट इश्यू। अब देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर आपके ऑडिट पे कंस्ट्रेंट डाले, बाधा डाले कि आप ये चेक नहीं कर सकते, या ये के लिए हम आपको एविडेंस नहीं देंगे, तो कौन सा रिपोर्ट इश्यू होगा? अगर आपको लग रहा है उसकी इफेक्ट मटेरियल होगी, तो क्वालिफाइड। मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी होगी, बहुत सारी जगह पे स्प्रेड है, बहुत सारी चीजों का एविडेंस नहीं मिल रहा, मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं कर पा रहा। कंस्ट्रेंट शुड बी सेट आउट टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड दैट इंपेयर। इसकी वजह से देखो कंस्ट्रेंट डाला तो आप अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तो नहीं दे सकते क्लीन, तो आप कौन सा दोगे? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। अगर एक आध जगह से एविडेंस नहीं मिला तो क्वालिफाइड, बहुत सारी जगह पे नहीं मिला तो डिस्क्लेमर। सर 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 सर
इधर एडवर्स क्यों नहीं है? अरे कंस्ट्रेंट डाला है, अगर एविडेंस मिला उसके बाद गलतियां बहुत है तो ही एडवर्स आएगा, इधर एविडेंस ही नहीं मिला, कंस्ट्रेंट लिमिटेशन डालिए, शुड बी सेट आउट, ओके कंस्ट्रेंट हो तो सेट आउट करो, दैट इम्पेयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस अनक्वालिफाइड, अब अनक्वालिफाइड तो दे नहीं सकते, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर इश्यू करो, क्लियर, पक्का 100%, बस तो क्या मांगता जीवन में, अब इसको लर्न करेंगे, बहुत मजा आएगा, जो भी हो रहा है कंट्रोल करना साहब, लर्न तो करना पड़ेगा, ओके एकदम ध्यान देना, 1 2 3 लेट्स रॉक। नंबर 1, ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेट, बराबर हर एस्पेक्ट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेट। In forming an opinion, auditor should be reasonably satisfied. Information in accounting record and source data. वापिस एक बार बोलूं क्या? Accounting record and source data is reliable and sufficient. कैसे समझ में आएगा अकाउंटिंग और सोर्स डेटा बराबर है? ऑडिटर असेसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा बाय दो चीजें। नंबर 1, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखो, प्राइमरी ये बराबर है तो चेकिंग कम होगा, ये बराबर नहीं है तो नीचे वाला ज्यादा होगा, कैरिंग आउट टेस्ट, इंक्वायरी एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्लियर है? उससे समझ में आएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा बराबर है। स्कोप क्या क्या चेक करेंगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सोर्स डेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिंक है, एक बार पढ़ लो आप इतना, बराबर है, पक्का, ओके पक्का। अब ऑडिटर assesses information is properly disclosed in the financial statement as per statutory requirement, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर है, एस फॉलो हुआ है, कैसे समझ में आएगा? Auditor determines information is properly disclosed by number 1, comparing the financial statement with accounting record and source data. Second, judgment used by the management and accounting policies are consistently applied. बराबर ये दो चीजें थी, तो ये दो पॉइंट भी हो गए। इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, कैसे समझ में आएगा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है? कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा, जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। लास्ट दो पॉइंट इजी है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, अब वही काम करो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, नॉट एक्सपेक्टेड टू डू ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड स्कोप, कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, आप पे कोई बाधा डाली, लिमिटेशन डाली, शुड बी सेट आउट, बोलो, एंड अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, एक आध जगह पे एविडेंस नहीं मिला, एक आध जगह पे बाधा डाली, क्वालिफाइड, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है, डिस्क्लेमर, आर यू क्लियर? पक्का, एक बार और बोलेंगे उसके बाद आप लर्न करो। नंबर 1, ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफेक्ट है। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड, इस बात पे, इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, कैसे समझ में आएगा? ऑडिटर असेसेस रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा बाय दो चीजों से, नंबर 1, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, कैरिंग आउट टेस्ट, इंक्वायरी, अदर प्रोसीजर। अब auditor assesses information is properly disclosed in the financial statement as per statutory requirement, कैसे समझ में आए बराबर डिस्क्लोजर? auditor determines information is properly disclosed by comparing the financial statement with accounting record and source data, judgment used by the management, are you clear? And accounting policies are consistently applied. Last 2 point is here, auditor is not expected to do duties which fall outside the scope of his competence, constraint on the scope of audit should be clearly set out, and a qualified or disclaimer report should be issued as appropriate, clear है? एक बार मस्त पढ़ लो, समय शुरू होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट पढ़ना तो पड़ेगा। दस सेकेंड, डन।
डन, ओके। चलो आखिरी बार बोलेंगे, स्कोप ऑफ ऑडिट, हाउ मच, क्या क्या। ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर चीज देखो। In order to express opinion, auditor should be reasonably satisfied. Information in accounting record and source data is reliable and sufficient. कैसे समझ में आएगा? Auditor assesses reliability and sufficiency of accounting record and source data by making a study and evaluation of accounting system and internal control. देखो उसके नीचे राइट, अगर उधर से पूरा सेटिस्फेक्शन है तो चेकिंग कम होगा, बाकी ज्यादा होगा। कैरिंग आउट टेस्ट, इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीजर। Auditor assesses information is properly disclosed in the financial statement. Properly disclosed. Auditor assesses information is properly disclosed by, कैसा समझ में आएगा भाई? दो चीजों से समझ में आएगा। Comparing financial statement with accounting record and source data. Considering the judgment made by the management and policies have been consistently applied. Last though, auditor is not expected to do the duties which fall outside the scope of his competence. Constraint on the audit report, constraint अगर डाला है on the scope of audit should be set out and a qualified or disclaimer should be issued as appropriate. लिखिए, अटके तो आप देखना, वैसे देख के लिखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट दो तीन बार पढ़ोगे तो आई थिंक इजी होगा। आर यू क्लियर? लिखिए, समय शुरू होता है। हो गया? चेंज करें कि ना करें? क्या करे या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। चेंज, पलट कि नो पलट, बोलिए। मस्त लिख लो। सो ये हो गया होगा, आई थिंक स्कोप इज ओवर। ओके, एक छोटा सा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये रहा। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड बाद में देखेंगे। ओके, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। कौन से प्रकार के ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ है? देखो, दो प्रकार के ऑडिट होते हैं, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ और वॉलंटरी, स्वेच्छा ही मैं करवा रहा हूं, कंपलसरी नहीं है करवाना, तो भी मुझे ऐसा है कि मैं करवाऊं, देखने के लिए कि सब कुछ कंपनी में बराबर है या नहीं, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है या नहीं। आर यू क्लियर? तो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। सिंपल है। Audit is not legally compulsory for all types of business, organization or institution. On the basis, audit may be of two types: audit required under law and voluntary audit. Voluntary का मतलब स्वेच्छा ही करवाना है तो करवाओ, बाकी कोई बात नहीं। Audit required under law, कंपलसरी करवाना ही पड़ता है, किसको? कंपनीज को, एज गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 2013, पता है सबको। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट। भाई पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को कंपलसरी क्यों है?
दूसरों के पैसे भाई बराबर यूज कर रहे हैं कि नहीं, भले चैरिटी के लिए, बट क्या चैरिटी के लिए यूज हो रहे हैं कि खुद के लिए यूज हो रहे हैं? आर यू क्लियर? तो ये देखने के लिए ऑडिट जरूरी है, कंपलसरी है इनको। कॉर्पोरेशंस सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आईसीआई इज सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर सच एज एलआईसी, इनको भी करवाना है। स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखो इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपकी लिमिट ऑफ इनकम एक लिमिट के ऊपर जाए इनकम, ओके, तो आपको ऑडिट करवाना है। ये लिमिट हर साल बदलती रहती है। आर यू क्लियर? ओके, बोलो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। ऐसे ही आप बोलो 4-5 नाम आपको याद रह जाएंगे, इसको लर्न नहीं करना, समझना है, एमसीक्यू आ सकता है। क्या ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है? तो कंपनीज एज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, ओके। उसके बाद बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स। वॉलंटरी में क्या आएगा? स्वेच्छा ही, करवाना है तो करवाओ, बाकी कोई बात नहीं। प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एच, कंपलसरी नहीं है प्रोपराइटर के लिए। सोल प्रोपराइटर कोई भी इंसान, सुपरमार्केट हो सकता है, सुपर स्टोर हो सकता है आपका। पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा एचयूएफ कंपलसरी नहीं है। बहुत सिंपल है। ऑडिट क्लासिफाइड, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओके। टू टू डिवाइड, रिक्वायर्ड अंडर लॉ, नॉट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। देख लेते पीपीटी, इसको लिखना नहीं है, आई थिंक वेरी इजी है, तो खाली समझने का था। एक और बार पढ़ लेते हैं। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, कंपनीज एज गवर्न बाय कंपनी एक्ट, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, cooperative society, public and charitable trust, corporation set up under special act of parliament or state legislature, income tax as per income tax act, specified entities under income tax। वॉलंटरी करवाना है तो करवाओ, बाकी कोई बात नहीं। प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप ऑफ एचयूएफ, प्रोपराइटर थोड़ा सा बड़ा, पार्टनरशिप उससे बड़ा, एचयूएफ। एकदम क्लियर है, 100%। और क्या मांगता जीवन में, हो गया बराबर। एक बार इसको पढ़ लो खाली आप, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। डन, ओके। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, कंपनीज एज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद क्या था? पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके। उसके बाद एंटिटीज अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स। वॉलंटरी करवाना है तो करवा भाई, कोई बात नहीं। सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ। क्लियर? वंडरफुल। इसी के साथ आई थिंक आज का सेशन इतना ही रखते हैं। सब कुछ पढ़ लिया हमने जो आज हमें पढ़ना था। वंडरफुल, ओके। बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ये रहा। आज क्या क्या पढ़ा? चलक दिखला जा, बल खा के झूम के आजा, कि तू जो नाचे नाचे जमीन। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट साहब लर्न करना जबरदस्त। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form, when such an examination is done with a view of expressing an opinion thereof। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के? दो 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 दो। नंबर वन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल गलतियां। आर यू क्लियर? थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, मटेरियल एनीथिंग व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर, जो यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर सके, ऐसी गलतियां नहीं है, एरर या फ्रॉड। क्यों रीजनेबल? कंप्लीट चेकिंग नहीं कर सकता, बहुत सारे एजम्पशन है मैनेजमेंट पे, तो मैं पूरा थप्पा क्यों मारूं? देसी भाषा में लिमिटेशंस है ऑडिट में, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। Second, to report and communicate as per the essay. Auditor should keep in mind following things to ensure कि financial statement mislead ना करे. Points to be kept in mind to ensure financial statements are not misleading. दो word, accounts, sorry, entries or financial statement. Number one, accounts are drawn up as per entries.
Entries are supported by sufficient and appropriate audit evidence. None of the entries have been omitted in the process of compilation. Nothing which is not in books has found its place in financial statement. अब financial statement के ऊपर information conveyed by statement is clear and unambiguous. Amount in the financial statement is properly classified, described, disclosed. Statement of account show true and fair view of operational results and assets and liabilities. Scope of audit. भाई क्या क्या कवर होगा स्कोप में? Auditor should cover all aspects of enterprise relevant to financial statement. Auditor should see information is properly okay. In order to form an opinion, auditor should be reasonably satisfied information in accounting record and source data is reliable and sufficient. Auditor assesses reliability and sufficiency of accounting record and source data by कैसे समझ में आएगा? Making a study and evaluation of accounting system and internal control, carrying out test, inquiry, other procedure. Auditor should see information is properly disclosed in the financial statement. Auditor assesses information is properly disclosed by comparing the financial statement with accounting record and source data. Judgments used by the management and whether the judgments are proper or not. Auditor is not expected to do the duties which fall outside the scope of his competence. And last, अगर कोई कंस्ट्रेंट डाले आप पे, should be set out and a qualified or disclaimer report आए. अगर एक आध एरिया में कंस्ट्रेंट है, क्वालिफाइड, परवेजिव इफेक्ट है, आप ओपिनियन दे ही नहीं पा रहे, कंपलसरी वॉलंटरी. भाई कंपलसरी किसके लिए है? बहुत सिंपल है, लर्न नहीं करना है, समझना था. कंपनीज एज गवर्न बाय कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, public and charitable trust, corporation set up under special act of parliament or state legislature, specified entities under income tax act. Voluntary किसको है? Proprietor, partnership, HU. Clear? I hope you enjoyed as much as I did putting this lecture forward for you. बहुत हार्डवर्क के lectures के पीछे. I hope you are liking the lectures, okay? और इसी तरीके से मैं आपको इसी जोश, उमंग और रंग के साथ पढ़ाता हूँ. जो लोगों को लगता है ये स्कोरिंग है, उनको स्कोरिंग बोरिंग है, उसको स्कोरिंग बनाऊंगा. राइट? आपको लगता है थियरी है, मैं बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स लूंगा और इंटरेस्टिंग डालूंगा. और बहुत लोगों को लगता है ये लर्न नहीं हो सकता, लर्न करवा के आपको छोड़ूंगा. जैसे आज हुआ है वैसे रोज आपको लर्न करवाऊंगा ताकि पूरा ऑडिट आपका क्लास में ही निपट जाए. एक सीमित टाइम में हम ऐसा ऑडिट पढ़ेंगे यू योरसेल्फ वुड हैव नेवर इमेजिन. I hope you enjoyed. Take care of yourselves. Thank you so much.